अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है कि आप सारे बच्चे खैर खैरियत से होंगे, चिल कर रहे होंगे। आज हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 5 करने जा रहे हैं। मैं लिख भी देता हूँ आप बच्चों के लिए, करेक्शन ही की। पहला देखें जी, रिच शुड हेल्प द पुअर, रिच शुड हेल्प पुअर। अब इसमें क्या है, डिटर्मिनर्स की बेसिकली आर्टिकल्स और डिटर्मिनर्स की एक्सरसाइज है। तो ये पूरी की पूरी हम क्लास को रिप्रेजेंट करना है ना, टू रिप्रेजेंट अ होल क्लास। पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना होता है? वी मस्ट यूज द का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज हम उसको अपना मीनिंग, अपना मानी बयान नहीं कर पाएंगे। रिच शुड हेल्प पुअर, इसका मतलब क्या है कि कोई एक रिच है और एक गरीब है। हम ये तो नहीं कहना चाह रहे, हम तो कह रहे हैं कि अमीरों को गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो अमीर भी ज़्यादा हैं और गरीब भी ज़्यादा हैं, तो इन दोनों को एक क्लास बनाने के लिए हमें क्या करना है? हमें दा लगाना है। द रिच शुड हेल्प द पुअर। ऑप्शन डी, दोनों के साथ हम दा लगाएंगे। जब दा लगा देंगे तो इसका मतलब क्या होगा? ऑल द रिच ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑल द पुअर ऑफ द वर्ल्ड, कि दुनिया के तमाम अमीर और दुनिया के तमाम गरीब। आगे देखें जी, उर्दू इज एन ईजी लैंग्वेज, द उर्दू। ठीक है, अब इसमें देख लें, रूल देख लें कि नेम ऑफ अ लैंग्वेज doesn't take the except। अब ये वाली जो बात कर रहा हूं ना, ये एक एक्सेप्शन है, इसको ज़रा ध्यान से आपने देख लेना है। ये आपके नोट्स में, बुक में नहीं है, लेकिन चूंकि एक रूल है और उसके साथ ही उसकी एक्सेप्शन मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि करवा दी जाए, क्योंकि वो बच्चे को फिर याद बेहतर तौर पर रहती है। तो इसलिए मैं इसके साथ ही करवा रहा हूँ। एक्सेप्ट followed by the word language। मतलब क्या है? मतलब ये है कि लैंग्वेज के साथ दा नहीं आएगा, अदरवाइज नेम ऑफ द लैंग्वेज के साथ दा नहीं आएगा। लेकिन अगर लैंग्वेज नेम के बाद वर्ड लैंग्वेज भी आ गया है तो फिर दा लगेगा। मसलन अगर मैं कहूं कि उर्दू इज एन ईजी लैंग्वेज, तो अब द उर्दू करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इसी को मैं कहूं the Urdu language is easy to understand। नेम ऑफ द लैंग्वेज के फौरन बाद लैंग्वेज का वर्ड आया इमीडिएटली, तो फिर हम क्या करेंगे? द उर्दू लैंग्वेज करेंगे। और अगर बाद में आ गया है या नहीं आया, ठीक है, खाली हम कर दे उर्दू इज क्वाइट इजी, तो फिर भी द उर्दू करने की ज़रूरत नहीं थी, या उर्दू इज एन ईजी लैंग्वेज ज़रूरत नहीं है। लेकिन उर्दू के साथ फॉरेन लैंग्वेज का वर्ड, या इंग्लिश के बाद फॉरेन लैंग्वेज का वर्ड, या फ्रेंच के बाद, या किसी भी नेम ऑफ द लैंग्वेज के बाद अगर वर्ड लैंग्वेज भी आ गया, तो फिर हम क्या करेंगे? फिर इट विल ऑलवेज बी फॉलोड बाय द, फिर इससे पहले दा लगेगा। द उर्दू लैंग्वेज इज इजी टू अंडरस्टैंड। अब यहां पर चूंकि उर्दू के फौरन बाद लैंग्वेज नहीं है, तो हम क्या करेंगे? उर्दू इज एन इजी लैंग्वेज। ऑप्शन हमारी क्या होगी? ऑप्शन विल बी बीटा। आगे चलते हैं जी। सन राइजेस
इन ईस्ट। मैं इधर इसका रूल लिख देता हूं आप बच्चों के लिए। heavenly bodies, deserts, oceans, seas, इसके बाद आपके डायरेक्शंस, होली बुक्स, इन सब के नाम के साथ दे विल टेक द, इनके साथ द डेफिनेटली लगेगा ही लगेगा। ठीक है, अब सन क्या है? हेवनली बॉडीज है, सन है, मून है, मार्स है, अर्थ है, ये सारे हेवनली बॉडीज हैं। और ईस्ट क्या है? डायरेक्शन है, तो दोनों के नाम के साथ क्या लगेगा? द लगेगा। सो द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। सो ऑप्शन हमारी क्या होगी? ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन। आगे, द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। Abstract noun, abstract and material nouns do not take एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन के साथ दा लगाने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो ऑनेस्टी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं जिनको छू के ना देखा, जो टेंजिबल ना हो, उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। मसलन आप किसी को ये नहीं कह सकते कि यार मुझे मैं आधा किलो ईमानदार हूँ, या एंगर सपोज एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और आप उसके बारे में ये नहीं कह सकते कि पीछे हो जा, आज मुझे 5 किलो गुस्सा आया हुआ है। तो ऐसी बात ऑब्वियसली आप नहीं कह सकते। सो उन सारी चीज़ों को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। और मटेरियल नाउन वो होते हैं जिनसे फर्दर कोई चीज़ बन सके, जैसे वाटर है, जैसे गोल्ड है, जैसे सिल्वर है, जैसे आयरन है, जैसे कॉपर है, जैसे लेड है, ये सारे मटेरियल नाउन्स हैं। तो इनके साथ भी दा इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है जी। सो द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी नहीं होगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 5 पे जाते हैं जी। ही आंसर लेस क्वेश्चंस देन आई। आप देखें, लेस तो नहीं हो सकता। लेस हम किसको लिए यूज करते हैं? मेजरेबल के लिए। क्वेश्चंस के हैं? काउंटेबल हैं, तो फ्यूअर तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेस इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ही आंसर्ड फ्यूअर क्वेश्चंस देन आई, क्योंकि क्वेश्चंस काउंटेबल हैं, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? हम फ्यू यूज करेंगे। काउंटेबल के लिए फ्यू यूज करते हैं ना, तो इसीलिए हम यहां पर ऑप्शन क्या चूज करेंगे? दैट विल बी ऑप्शन ए। द बोथ गर्ल्स आर टॉल। इसको जरा देख लें। अगर पहली बात तो ये कि ज़रूरत ही नहीं है, बोथ के बाद दा इस्तेमाल करने की प्राइमरीली ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर करना है, इफ़ इट हैज़ टू बी यूज्ड, अगर आपने इस्तेमाल करना ही है तो बोथ के बाद इस्तेमाल होगा, बोथ से पहले इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? बोथ द गर्ल्स आर टॉल। ऑप्शन ए हम चूज करेंगे, क्योंकि बोथ के बाद इस्तेमाल होना है, दा इससे पहले इस्तेमाल नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखें,
द गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, मैंने भी बताया कि मटेरियल नाउन के साथ दा इस्तेमाल नहीं होगा, तो क्या करेंगे, गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, ऑप्शन सी हम इसमें चूज करेंगे। नंबर 8 पर है जी, डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। अब सिर्फ एक कुत्ता नहीं है बल्कि पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करना है, तो क्लास रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने पहले ही किया कि क्या करेंगे, दा, तो द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, ऑप्शन सी हम चूज करेंगे। आई एम सॉरी आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स। अब देखिए मैंने आपको फ्यू की अभी हमने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया उसको। अब वो कह रहे हैं आई एम सॉरी, मुझे अफसोस है। अगर उसके कुछ थोड़े बहुत दोस्त होते, अ फ्यू हमने क्या कहा था एफर्मेशन के लिए कि कम मगर मुनासिब, अगर उसके सफिशिएंट क्वांटिटी में उसके दोस्त मौजूद होते तो उसको सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं थी, देयर वाज नो नीड टू से सॉरी। वो क्या कहता, आई एम ग्लैड आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, मुझे खुशी है कि मेरे कुछ दोस्त हैं। अगर वो सॉरी कह रहा है तो इट मीन्स कि उसके दोस्त मौजूद नहीं है, निगेशन होगी तो फिर कहेगा ना सॉरी, अदरवाइज तो उसको क्या कहना चाहिए, आई एम ग्लैड आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, मुझे खुशी है कि मेरे कुछ दोस्त हैं। वो कह रहे हैं आई एम सॉरी, इट मीन्स उसको बहुत ही अफसोस, बड़े दुख की बात है। तो दुख की बात कब होगी, जब उसके दोस्त नहीं होंगे, तो फिर हम आप फ्यू नहीं करेंगे बल्कि हम क्या करेंगे, फ्यू करेंगे। आई एम सॉरी आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, मुझे अफसोस है कि मेरे दोस्त नहीं हैं। बीटा ऑप्शन पर हम जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा जी, टाइटैनिक सैंक इन अटलांटिक ओशन, शिप्स के नाम के साथ भी हम करते हैं। मैं इधर स्किप हो गया, इसको देख लें। द टाइटैनिक इसको करेंगे, और ओशन के साथ मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ओशन के साथ हमने करने हैं। तो द टाइटैनिक सैंक इन द अटलांटिक ओशन, ऑप्शन डी, ऑप्शन डेल्टा हम इसमें अपनी इस्तेमाल करेंगे। आगे देखिएगा जी ज़रा, नंबर 6 एक्सरसाइज हम जा रहे हैं करने। ये कंपैरेटिवली आसान थी, सो हमने जल्दी जल्दी इसको वाइंड अप किया। अच्छा जी, ये कंपैरिजंस एडजेक्टिव्स का है बेसिकली। शेक्सपियर इज ग्रेटर देन एनी ड्रामाटिस्ट। आप देखें, हमें पता है कि कंपैरेटिव डिग्री और दूसरी तरफ हम करते हैं सुपरलेटिव डिग्री। ये दो चीज़ें, कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं दो लोगों के लिए और सुपरलेटिव हम यूज़ करते हैं मोर देन 2 नाउन्स, और ये हम यूज़ करते हैं फॉर 2 नाउन्स। ये क्लियर है? अब देखिए वो कह रहा है कि शेक्सपियर इज ग्रेटर देन एनी ड्रामाटिस्ट। इधर मैं चले नीचे लिख ही देता हूं। अब वो तमाम ड्रामाटिस्ट को कंपेयर कर रहे हैं किससे, शेक्सपियर के साथ। तो ये 2 तो नहीं है ना, मोर देन 2 है। तो अब हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। एक तो हम ये करें कि शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल ड्रामाटिस्ट, या तो हम क्या करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री यूज कर लें मोर देन 2 के लिए, फिर भी एक्सेप्टेबल है। और अगर हमने कंपैरेटिव डिग्री में ही रहना है, डिग्री कंपैरेटिव ही यूज करनी है, तो फिर इसमें एक ऑप्शन होती है जिसको हम कहते हैं अदर लगा देना। तो एनी अदर इट बिकम्स अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन।
डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या है कि वो जो आपके मुखालफीन हैं उनको क्या करता है, बिखेर देता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अब शेक्सपियर का कंपैरिजन सभी ड्रामाटिस्ट के साथ हो रहा है, ठीक है, ड्रामाटिस्ट, लेकिन अब कंपैरिजन क्या हो रहा है, वन बाय वन। मसलन मैं एक कहता हूँ कि जी दो तरीके हैं। मैं कहता हूँ कि अली इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय ऑफ द होल क्लास या ऑफ द क्लास, ठीक है, मैं अली सारी क्लास से ज़्यादा ज़हीन है, तो ये तो मैंने सुपरलेटिव डिग्री यूज़ कर दी। लेकिन मैं कहता हूँ अली इज़ मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। अब मैंने मोर इंटेलिजेंट कहा है, मोस्ट नहीं कहा, लेकिन आगे मैंने क्या कहा है, देन ऑल द बॉयज नहीं कहा, एनी अदर बॉय। इसका मतलब क्या होगा कि इसका मतलब ये है कि पहले अली का कंपैरिजन किससे हो रहा है, पहले अली का कंपैरिजन असलम से हो रहा है, फिर जो है ना वो आलिम से हो रहा है, फिर जनाब जरार से हो रहा है, फिर जनाब मोहसिन से हो रहा है, फिर एंड सो ऑन। अब उसका कंपैरिजन सभी के साथ हो रहा है, लेकिन वन बाय वन हो रहा है, ठीक है, एक ही बार में सबसे नहीं हो रहा। पहले जैन से हो रहा है, फिर मूसा से हो रहा है, फिर किसी XYZ कोई भी बच्चा, ठीक है। हम कंपैरिजन सभी के साथ कर रहे हैं, लेकिन वन बाय वन कंपैरिजन कर रहे हैं। अब चूंकि वन बाय वन कंपैरिजन हो रहा है, तो एक वक्त में दो ही लोगों का कंपैरिजन हो रहा है। पहले उसको हमने किसी एक बच्चे से किया है, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से, फिर चौथे से, फिर पांचवें से, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर ग्रेटर भी हमारे लिए क्या होगा, एक्सेप्टेबल होगा। तो इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। अब ये ऑप्शन उसने यहाँ पर नहीं दी हुई, तो इसलिए ग्रेटर देन एनी अदर वाली ही हम यूज करेंगे। शेक्सपियर इज ग्रेटर देन एनी अदर ड्रामाटिस्ट। सो ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आएगी, करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। आगे देखें, द क्लाइमेट ऑफ मरी इज नाइसर देन एबटाबाद। अब इसमें भी जरा एक चीज देख लें, एक बेसिक रूल है दैट ओनली कंपेरेबल things can be compared. Only comparable things can be compared. मसलन मैं कहता हूं ये इसी को एग्जांपल ले लेते हैं। The climate of Murray is better है, nicer है। The climate of Murray is nicer than Ahmedabad. अब देखिए, क्लाइमेट ऑफ मरी कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद एबटाबाद। क्लाइमेट ऑफ मरी कैन ओनली बी कंपेयर्ड विद क्लाइमेट ऑफ एबटाबाद, ठीक है, ऐसे है ना, क्योंकि मरी और मरी के क्लाइमेट का एबटाबाद से कंपैरिजन नहीं हो सकता। मरी के क्लाइमेट का कंपैरिजन किससे होगा, एबटाबाद के क्लाइमेट से होगा। सो दो चीज़ें इसमें की जाती हैं। एक तो हम ऐड कर देते हैं देन के बाद दैट ऑफ, एक तो ये ऑप्शन हो जाती है, द क्लाइमेट ऑफ मरी इज बेटर देन दैट ऑफ एबटाबाद। दूसरी ऑप्शन जो हम इसमें चूज कर लेते हैं वो हम चूज करते हैं बेटर देन, वही नाउन रिपीट कर देते हैं, देन द क्लाइमेट ऑफ एबटाबाद, वही नाउन रिपीट कर दिया। और तीसरी हम यूज करते हैं, अगर कोई पर्सन हो तो उसके साथ हम उसका पोजेसिव केस भी यूज़ कर देते हैं। वो भी आगे आ जाएगा कि वो पोजेसिव केस कहाँ पे यूज़ होना है, ठीक है, अभी आगे आप उसको देख लेंगे, ठीक है। इसको अभी पार्क कर दें, अभी ये दो देख लें, ये फिर अभी आगे हम डिस्कस करते हैं। हायर यू गो कूलर इट इज़, ठीक है, अब सॉरी इसकी वो लिखने, द क्लाइमेट ऑफ मरी इज़ नाइसर दैन दैट ऑफ एबटाबाद। ऑप्शन ए, अल्फा ऑप्शन विल बी द करेक्ट
ऑप्शन। आगे देखिएगा जी, हायर यू गो कूलर इट इज, इसको हम कहते हैं पैरेलल कंपैरिजन। पैरेलल कंपैरिजन इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि दो क्लॉजेज में कंपैरिजन हो रहा होता है, दो चीजें जिनका कंपैरिजन हो रहा है, एक क्लॉज में दूसरी दूसरी में, इन दोनों से पहले ही दा लगता है, द हायर यू गो द कूलर इट इज। सो ऑप्शन यहां पर भी क्या हमारी आएगी? ऑप्शन अल्फा। दिस इज द मोस्ट परफेक्ट ड्राइंग ऑफ ताजमहल। अब ये एडजेक्टिव ऑफ परफेक्शन है। परफेक्ट क्या होता है? परफेक्ट वही होता है जो मोस्ट परफेक्ट होता है, तो लिहाजा जो पहले ही परफेक्ट है उसके साथ मोस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे? दिस इज अ परफेक्ट ड्राइंग ऑफ ताज महल। ऑप्शन यहां भी क्या हम चूज करेंगे? ऑप्शन ए। ऑफ द टू प्लेयर्स दिस इज द बेस्ट। अब देखें दो प्लेयर हैं तो बेस्ट तो नहीं लगेगा ना, कंपैरेट दो लोग के लिए हमने क्या यूज करनी है? कंपैरेटिव, ठीक है। ऑफ द टू प्लेयर्स सॉरी कहा मैंने, ऑफ द टू प्लान्स दिस इज द बेटर। ऑप्शन क्या लगेगी? ऑप्शन यहां पे लगेगी ऑप्शन बी। आई रैन एज फास्ट एज आई कुड रन। अब देखें दोबारा रन लगाने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि एज उसी चीज को कंपेयर कर रहे हैं ना जो पहले जिसका तज़किरा हो गया हुआ है, तो दोबारा देयर इज नो नीड टू ऐड रन वंस अगेन, ठीक है। आई रैन एज फास्ट एज आई कुड, ठीक है। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे देखें जी, शी इज द मोस्ट एबलेस्ट गर्ल ऑफ द क्लास। देखें यहाँ बड़ी सिंपल सी चीज़ है, मोस्ट भी लगा दिया और एबलेस्ट भी लगा दिया, दोनों में से कोई एक चीज़ करेंगे, डबल डिग्री लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? शी इज़ द एबलेस्ट गर्ल ऑफ द क्लास। ऑप्शन क्या लगेगी? यहाँ भी सी। नंबर 8 पर जाएं, हर वॉइस इज सॉफ्टर देन यू। अब यहां पर आ जाए, अब इसको ज़रा देख लें। दो चीज़ें तीन कर सकते हैं, एक तो हम कर सकते हैं हर वॉइस इज सॉफ्टर देन दैट ऑफ यू, ये भी की जा सकती है। हिज वॉइस इज सॉफ्टर देन योर वॉइस, वही रिपीट भी किया जा सकता है। और पोजेसिव केस भी किया जा सकता है, हर वॉइस इज सॉफ्टर देन योर्स। ऑप्शन यहां भी हम क्या करेंगे? सी। योर्स का ऑटोमेटिकली मतलब क्या है? तुम्हारी आवाज़। लेकिन ये हम सिर्फ कब कर सकते हैं? जब कोई पर्सन हमें दिया हो, पर्सन के अलावा हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। दिस लेसन इज ईजियर फ्रॉम दैट। फ्रॉम कंपैरिजन के लिए हम कभी भी नहीं करते, कंपैरिजन के लिए हमेशा क्या होता है? देन। दिस लेसन इज ईजियर देन दैट। ऑप्शन हम क्या चूज करेंगे? ऑप्शन हम चूज करेंगे जी बी। और नंबर 10 पे आप इसको ज़रा देख लें। द पाकिस्तान टाइम्स हैज़ द वाइडेस्ट सर्कुलेशन ऑफ एनी न्यूज़पेपर, ठीक है। ऑफ एनी न्यूज़पेपर नहीं होगा, देन इन एनी अदर न्यूज़पेपर होगा, क्योंकि पाकिस्तान टाइम्स को हम कंपेयर कर रहे हैं विद द रेस्ट, विद ऑल अदर न्यूज़पेपर, ठीक है। तो दो ही चीज़ें थी, वही जो हमने किया था पहले कि या तो सुपरलेटिव पे चले जाएं, वो ऑप्शन ही नहीं है, और अगर कंपैरेटिव पे ही रहना है तो दैन के बाद क्या लगाना पड़ेगा? एनी अदर लगाना पड़ेगा, ठीक है जी। द पाकिस्तान टाइम्स हैज़ द वाइडेस्ट सर्कुलेशन दैन एनी अदर न्यूज़पेपर। ऑप्शन हम क्या चूज़ करेंगे? ऑप्शन हम यहाँ पे चूज़ करेंगे ऑप्शन बी। अब जल्दी से ज़रा 2 मिनट में हम ईडियम देख लें और इसके बाद फिर हम आज के अपने लेक्चर को वाइंड अप करेंगे बच्चे। अच्छा जी, हमने एच कर रहे थे हम, और हमने पहले उसके 10 कर लिए थे। 11th से हम स्टार्ट करें। टू हैंग फायर, हैंग फायर कहते हैं इल्तवा में डाल देना, कि आग तो थी, मसला तो बड़ा परेशान, बट वी हैव हैंग्ड इट, हमने उसको ज़रा लटका दिया, इल्तवा में डाल दिया। द केस हैज़ बीन हैंगिंग फायर फॉर मैनी ईयर्स, कि ये केस जो है ये बहुत अरसे से इल्तवा में पड़ा हुआ है, लटका हुआ है। टू हिट बिलो द बेल्ट, नाजायज़ वार करना, बड़ा को गैर अखलाकी बात करना। अब बिलो द बेल्ट क्या है? आपको ऑब्वियसली एक घटिया बात लगती है, तो इसीलिए हिट बिलो द बेल्ट का मतलब भी यही है, नाजायज़ वार करना। ही हैज़ हिट हिम बिलो द बेल्ट बाय टॉकिंग अबाउट हिज फैमिली अफेयर्स। देन टू बी इल एट ईज, इल एट ईज, इल को तो बमुश्किल, ये वो नहीं बीमार वाला इल नहीं है,
कि वो बमुश्किल ही पुरसकून हालत में था। इट मीन्स कि वो पुरसकून हालत में नहीं था। ही ऑलवेज फील्स इल एट ईज इन द प्रेजेंस ऑफ हिज सुपीरियर्स, कि वो अपने सुपीरियर्स की मौजूदगी में हमेशा ही बड़ा बेचैनी महसूस करता है। इन अ फिक्स, ये हम कहते हैं मुश्किल या परेशानी। फिक्स कहते हैं झगड़े को, ये वो वाला फिक्स नहीं है फिक्स करने वाला। जॉन इज़ इन अ फिक्स बिकॉज ही लॉस्ट हिज वॉलेट, वो बहुत परेशान था क्योंकि उसका बटुआ गुम हो चुका हुआ था। इन ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट कहते हैं तहरीरी तौर पर, ब्लैक एंड वाइट कि वाइट पेपर है ब्लैक से आप लिख रहे हैं तो क्या हुआ, तहरीरी तौर पर, ठीक है जी। आई वॉन्ट दिस एग्रीमेंट इन ब्लैक एंड वाइट, कि मैं इस माहदे को तहरीरी तौर पर करना चाहता हूँ। इन कोल्ड ब्लड, कोल्ड ब्लड कहते हैं बेरहमी से। टेररिस्ट आर किलिंग पीपल इन कोल्ड ब्लड, कि वो क्या कह रहे हैं, बड़ी बेरहमी से उनको कत्ल करते चले जा रहे हैं। इन द टीथ ऑफ, एंड द टीथ ऑफ कहते हैं सख्त मुकाबले में गए, नोचना, किसी के मुंह से जो किसी शिकार को खींचना, वो ऑब्वियसली क्या है, वो बड़ा ही सख्त काम है, बड़ा मुश्किल काम है। ही वॉन द इलेक्शन इन द टीथ ऑफ अपोजिशन, कि उसने इंतहाई सख्त मुकाबले के बावजूद भी आखिरकार क्या किया, इलेक्शन जीत लिया। ले बेटे, इसके साथ ही हम आज के अपने लेक्चर को वाइंड अप करें। 6 एक्सरसाइज हमने कर ली, बाकी इंशाल्लाह अब नेक्स्ट कल का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम देखेंगे। और तब तक आप बच्चों के लिए बहुत सी दुआएं, जीते रहें, खुश रहें। और ये जो हम ग्रामर का काम कर रहे हैं, बार बार इस पे कहूँगा, बहुत ध्यान से करना है, बहुत तवज्जो से करना है। ये आपको सिर्फ यहाँ हेल्प आउट नहीं करेगा बल्कि एंटी टेस्ट में भी हेल्प आउट करेगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसी तरीके से करवाया जाए जैसे हम एंटी टेस्ट में करवाते हैं। सिर्फ निशान लगवाना मकसद नहीं है, आपको उसका कॉन्सेप्ट समझाना भी बेहद ज़रूरी है। ठीक है मेरे बच्चे, जीते रहें, खुश रहें। अल्लाह ताला आपको बहुत मुस्कुराहटें अता करे। अल्लाह हाफ़िज़, कल मुलाकात होगी आपसे।